के राय सर, ये जो नारे हैं, जिस तरीके से दिखा ज्ञानेश कुमार गुप्ता से लेकर के और तीनों चुनाव आयुक्तों की बात हुई, पहली बार ये दृश्य दिखा है। रामलीला मैदान से जो संदेश देने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, कितना कामयाब देख पा रहे हैं आप उसमें उसको? क्या कह रहा है सर? असली बात यही है कि हम देश की जनता को यह जानने का हक है कि सर एक चीज की चर्चा कर दूं, जो दृश्य दिखाई दे रहा है अभी आपके स्क्रीन पर जिस महिला का, ये दृश्य जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र की हमारी सरकार के ऊपर एक तमाचा है। वो इसलिए है कि जिस महिला को आप हाथ में तिरंगा लिए हुए देख रहे हैं वो मणिपुर से आती है, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। अब समझ में आ ही गया होगा कि क्यों तमाचा है भारतीय जनता पार्टी पे, क्यों तमाचा है केंद्र की हमारी सरकार पर। जी क्या कह रहा है सर? सर, देश के 140 करोड़ जनता को यह जानने का हक है कि रामलीला मैदान के का जो जन सैलाब उमड़ा था, दिल्ली के दमघोटू जहरीली हवा को सामना करते हुए, उत्तर भारत के कड़ाके की ठंड और बर्फबारी और शीतलहर का सामना करते हुए, ट्रेनों में जनरल डिब्बों में भरकर जिस तरह से लोग जा रहे थे नारे लगाते हुए, उससे दहली हुई भाजपा ने एक समानांतर कहानी गढ़ने की कोशिश किया और मीडिया के तमाम चाटुकारों को, गोदी मीडिया के तमाम फौज को इसमें लगाया कि मुर्दाबाद और कब्र और स्मशान में ले जाने की बात हो रही। उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा। लेकिन बात तो यह होना चाहिए कि रामलीला मैदान से पहली बार वो नारा गूंजा जो गांधी मैदान से पटना से गूंजा था। जेपी जब थे, जब आपके बोट क्लब से जब नागभूषण पटनायक 10 लाख को संबोधित कर रहे थे, मैं तो कह रहा हूं कि सन 42 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक वाले मैदान में मुंबई में भारत छोड़ो का जो नारा अरुणा आसफ अली ने झंडा फहरा के लगाया था, उसकी प्रतिध्वनियां कल रामलीला मैदान से आ रही थी। प्रियंका गांधी एक नए भारत के निर्माण में, ये मसला वोट बचाने का नहीं है, ये मसला लोकतंत्र बचाने का है, और लोकतंत्र बचाने के लिए ही वोट बचाने की लड़ाई है। जो प्रियंका गांधी कह रही थी वो पूरा देश कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये वोट चोर नहीं है, लोकतंत्र के चोरी है। और जहां तक कब्रिस्तान में खुदेगी इनकी, आप भी नहीं समर्थन कर रहे, कोई नहीं करेंगे, लेकिन है क्या ऐसा हुआ? क्या कांग्रेसी या भारत के नौजवान ये नारा लगा रहे थे? अभी अभी कारवान ने 6 साल तक कारवान पत्रिका ने रिसर्च करके एक लेख छापा है और बताया कि आरएसएस के पास 3500 संगठन है जो विभिन्न कामों में लगाए गए, और वो काम जगह जगह जब इनकी सत्ता हिलती है वो काम लगाते हैं। बिहार में महागठबंधन की सभा समाप्त हो गई है, एक सिरफिरा चढ़ता है और मोदी जी को बताते हैं, मां की गाली देता है। आरजेडी के लोग ही जाकर उसको पकड़ते हैं और उसका एफआईआर करते हैं। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो कांग्रेस का मेंबर है, आरजेडी का मेंबर है या किसी गठबंधन की पार्टी का। लेकिन पूरी की पूरी मीडिया में और खुद ये नरेंद्र मोदी रो रहे थे पटना, मेरी माँ को गाली दिया गया, मेरी माँ को गाली दिया गया। अभी स्वामी जी ने बताया कैसे जेएनयू कैंपस में एक न्यूज चैनल जिसका नाम मैं ले रहा, मैं शर्मनाक समझता हूं, उसने ये पूरी कहानी प्लांट की थी, टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसने ये सारा पिक्चराइज किया था। वहां मीटिंग में ऐसा कोई नारा नहीं लगा था, और जिसके चलते सालों तक वो बदनामी, वो धब्बा अभी तक कन्हैया के माथे पर चिपटा हुआ है कि ये टुकड़े टुकड़े। इनके बड़े बड़े नेता सार्वजनिक बहसों में कन्हैया को कहते हैं कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं। और इस ऐसे ही लोग बता दे तो भिदोड़ी साहब का आपने नाम लिया, रमेश भिदोड़ी का, दानिश अली को कटुआ और मुल्ला कहा था, या किरण रिजिजू उस दिन क्या मर गए थे या इनकी आवाज रुक गई थी? अमित शाह को क्या जुबान कटी हुई थी उस दिन? क्यों नहीं लोकसभा स्पीकर ने उसको तुरंत बाहर 148 सांसदों को आप सस्पेंड करके बाहर निकालते हो, मार्शल लगाते हो ताकि 3 कानूनों को ताली बजवा के पारित कर दें,
ताकि श्रम कानूनों को काली बजवा के पारित कर दें, और एक रमेश भिदोड़ी का कॉलर पकड़ के आप लोकसभा से नहीं निकाल पाए, जिस जो कटुआ और मुल्ला कह रहा था। एक अनुराग ठाकुर को आप सस्पेंड नहीं कर पाए, जो गोली मारो सालों का नारा लगवा रहा था। एक निशिकांत दुबे को के खिलाफ कोई भी अनुशासनत कार्रवाई आप नहीं कर पाए। आपने प्रज्ञा ठाकुर को, जिसने कहा कि मेरे लिए देशभक्त जो है गोडसे, उसको टिकट दे दिया भोपाल से या रायपुर कहां से, उसको सम्मानित कर दिया। आपने पूजा पांडे, जिसने गांधी के मूर्ति पर गोली मारी और उसने वहां से खून निकलता हुआ दिखाया, उसको जेल भेजा थे क्या? आप किसी को कहते हैं कि ये जर्सी गाय है, किसी को कहते हैं कि ये हाइब्रिड लड़का है, और सोनिया को छोड़ दीजिए, आप ममता बनर्जी के बारे में आप क्या क्या कह रहे थे। तो ये सारा का सारा वही ग्रुप है, ये जो 3500 संगठन इनके हैं, इन्हीं के लोग हैं जिनसे ये कहलवाते हैं कि मोदी जी की कब्र खुदेगी। इन्हीं के लोग जाकर वहां कहते हैं कि मोदी जी की माँ की गाली देते हैं। इन्हीं के लोग जेलों में टुकड़े टुकड़े गैंग करते हैं। ये सब प्लांटेड लोग हैं। मैं नहीं समझता कि आज की तारीख में सर एक बड़ी समस्या, आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर बैठ करके कौन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, ये भी समझना एक बड़ी बात है कि जा करके वो कब कहां क्या बोले और फिर बात कांग्रेस पे आए। भाई शशि थरूर इसका जीता जागता उदाहरण है ना। तिरुवनंतपुरम में आखिर कर करा के बेचारे बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने भाजपा को घुसा ही दिया, और फिर उसके बाद राहुल गांधी जब सांसदों की बैठक बुलाते हैं तो उसका भी अटेंड करके चले जाते हैं। आप देखिए, कांग्रेस के गठबंधन ने एक तरफा केरल के लोकल बॉडीज का चुनाव जीता, लेकिन मीडिया कह रही है कि केरल के द्वार पर भाजपा का दस्तक। ये शशि थरूर के मदद से तिरुवनंतपुरम में 4 म्युनिसिपैलिटी जीत के गए। हेडलाइन चल रहा है कि ग्रेट एंट्री ऑफ भाजपा इन द लेफ्ट सिटाडेल, लाल दुर्ग पर दस्तक। केरल में भाजपा की पदचाप सुनाई पड़ रही। 4 जीते हैं, न एक जिला पंचायत जीते हैं, न एक ब्लॉक प्रमुख जीते हैं, न एक नगर निगम जीते हैं। सुपड़ा साफ है, वामपंथ को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन मीडिया की रिपोर्ट देखिए, ये तो चाह रहे हैं कि ये बहस ना हो कि प्रियंका गांधी ने इन 3 चोरों को चोर कहा, नाम लेकर चोर, पूरी जनता इनको चोर कह रहे थे, इन 3 महाचोरों को। जो केकेरा सर एक चीज और है जो मोहन भागवत के लिए राहुल गांधी ने कहा, और प्रियंका गांधी ने जो बात कही न्यायपालिका के लिए, कल जिस जो जगह थी वोट चोरी को लेकर के, कल छोड़ा किसी को भी नहीं गया न्यायपालिका पर। सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल उठाया है प्रियंका गांधी ने कि न्यायपालिका भारी दबाव में है, और ऐसे दबाव में जब न्यायपालिका खुले तौर पर चल रही है, साफ आरोप लग रहे हैं, और प्रियंका गांधी को इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते ना। अब सरकार क्या इसके लिए भी प्रियंका गांधी को दोष देगी? क्योंकि निशिकांत दुबे ने तो कहा था कि भाई सीजेआई गृह युद्ध करा रहे, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, तब तो दोष नहीं दिया गया था। लेकिन क्या न्यायपालिका के लिए प्रियंका गांधी को टारगेट किया जाएगा? अनम्यूट कर लीजिएगा सर। न्यायपालिका भारी दबाव में काम कर रही है। प्रियंका गांधी जी का कोई आविष्कार नहीं है, अनुसंधान नहीं है। ये बातें न्यायपालिका की तरफ से ही आ रही हैं। जब अभी 3 के पहले जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए, तो उन्होंने प्रेस में कहा था कि अब हम चैन की नींद हमारा परिवार सो सकता था, क्योंकि पूरे परिवार हमारे पूरे परिवार को की निगरानी की जाती थी पुलिस, दिल्ली पुलिस के जरिए। और आपने देखा कि कैसे दंडित भी करती है और पुरस्कृत भी करती है सरकार। ये जो गोगोई साहब हैं, इनको किस तरह से बुजदिल और कायर बना के और गुलाम बना के इन्होंने राज्यसभा में बैठाया। कैसे एक प्रगतिशील जज को अमित शाह के पक्ष में फैसला देने के लिए केरल का राज्यपाल बना दिया। कैसे किसी को ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना देते, एनजीटी का चेयरमैन बना दिया किसको, और क्यों बनाया? और वो सूची लाइए जिसने कम से कम 10 हजार करोड़ रुपया अडानी का बचाया होगा और लगातार जजमेंट दिया होगा, उसको बड़े बड़े तोहफे कमीशन दिए। इन एनएचआरसी का चेयरमैन उस जज को बनाया जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत बन नहीं सकता था। एनएचआरसी के लिए जरूरी है कि चेयरमैन जो है वो इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, और उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा और कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है, और उनको एनएचआरसी का चेयरमैन।
तो न्यायपालिका भारी दबाव में है। तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने शपथ लेते ही जो कुछ ऑब्जर्वेशन कहा, उन्होंने साफ कहा कि इंडिजिनस जुडिशरी की जरूरत है। भारत के संविधान की जगह हमको पुराण पर भी सोचना चाहिए, मनुस्मृति पर भी सोचना चाहिए और गीता और रामायण को भी कोट करना चाहिए। अभी जो फांसी की सजा हुई है एक बहराइच में, उसमें डिस्ट्रिक्ट जज ने मजिस्ट्रेट ने बाकायदे मनुस्मृति कोट किया है। तो इस देश के कानून का किताब जो है हटा दीजिए, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस हटा दीजिए, संविधान हटा दीजिए, मनुस्मृति के आधार पर आप सजा निर्धारित करिए। तो उसमें होता है कि ब्राह्मण बलात्कार का कभी दोषी नहीं होता, ब्राह्मण चोरी की कोई सजा नहीं दी जा सकती, ब्राह्मण पर डकैती की कोई धारा नहीं चल सकती है। बाबा साहब ने तो कहा कि सब बराबर है, सबको समान पुरस्कार और सबको समान दंड मिलेगा। अभी हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा, इंडिजिनस के साथ कहा कि यह कोलेजियम सिस्टम पर पुनर्विचार होगा। क्या है, दबाव नहीं है तो क्या है? अगर ये इन लोगों ने नेशनल जुडिशियल कमेटी को रिवाइव कर दिया और नए तरीके से रिवाइव कर दिया, तो जज होने के लिए जरूरी है कि संघ के कार्यालय से, नागपुर कार्यालय से आपको एक अनुमति और सहमत पत्र लेकर आना पड़ेगा। अभी भी 25% ऑनरेबल जजेस उसी कोटे से आ रहे हैं और उनके जजमेंट्स, उनके मीटिंगों में बयान, भाषण, उनके कोर्ट में ऑब्जर्वेशंस ये संकेत दे रहे हैं। ये प्रियंका गांधी तो वही कह रहे हैं जो छन के आ रही है, जो हमारे कपिल सिब्बल साहब कर रहे हैं, जो हमारे प्रशांत भूषण कर रहे हैं, जो ज्यूरिस्ट कर रहे हैं, जो फार्मन जज लोकुर साहब कर रहे हैं। इसके लिए प्रियंका गांधी को प्रशंसा की पात्र है कि इस देश के एक और एकमात्र जो भी पाए थे हमारे जनतंत्र के, उसमें एक पाया बचा हुआ था कि यह बाकी पायों को सही करेगा। अगर जुडिशरी हमारी ईमानदार रही, स्वतंत्र रही, स्वायत्त रही, तो लोकतंत्र सांस लेती रहेगी। जुडिशरी खत्म हो जाएगी तो आप इसको युगांडा और इथियोपिया बना दीजिए, आप पाकिस्तान बना दीजिए हिंदुस्तान को, आप अफगानिस्तान बना दीजिए हिंदुस्तान को, आप बनाना रिपब्लिकन बनाना चाहते हैं और दिख भी रहा है पॉलिटिकली भी। पहली बार तालिबान का विदेश मंत्री राजकीय अतिथि था, जगह जगह उसे फूल माला क्या क्या पहनाया जा रहा था, कभी ऐसा हुआ? तो ये प्रियंका गांधी को मैं इसके लिए प्रशंसा करता हूं कि जुडिशरी को दुरुस्त करना, सही करना, संविधान के सम्मत करना एक राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा होना चाहिए। जुडिशरी अगर सही नहीं रहेगी तो हमारे आपके कोई अधिकार सुरक्षित नहीं है। जुडिशरी अगर सही ना होता तो इस देश में अगर वो केशवानंद भारती वाला जजमेंट ना आया होता तो क्या हश्र होता हमारे संविधान का, हमारे लोकतंत्र का, हमारे अपने इंडिविजुअल राइट्स का। और अब फिर कोशिश की जा रही है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, कि संविधान को बदला जाए। इसके लिए उन्होंने कमेटी बना दी थी। अब इनके सारे बुद्ध लोग कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलाव आएगा। ये लोग केशवानंद भारती को रिवर्स कर देना चाहते हैं, कहते हैं कि फंडामेंटल राइट को खत्म करो। तो प्रियंका गांधी इसके लिए प्रशंसा की पात्र, या जो भी करता, अरुण जेटली होते तो वो भी कहते, सुषमा स्वराज जी होती तो वो भी कहते। वो लोग समझ रहे थे संविधान के महत्व को, लेकिन अनपढ़ निरक्षरों, अनपढ़ों के हाथ में सरकार की बागडोर है और बाकी सब चाटुकार है। पर्ची के जरिए गवर्नर अपॉइंट हो रहा, पर्ची के जरिए कार्यकारी अध्यक्ष अपॉइंट हो रहा, भाजपा के पार्टी के पर्ची से मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। तो ये कैसे अपनी बात रख सकते हैं?